बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर जगामकर साहब, विजय त्रिवेदी जी हमारे मेहमान आज के शो के। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आई कार्ड, 2 एपिक नंबर होने का आरोप लगा था और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग को जवाब दूंगा, लेकिन चुनाव आयोग भी तो हमारे आरोपों का जवाब दे। एसआईआर की भी जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं वोटर लिस्ट में, इस पर चुनाव आयोग खामोश क्यों है? वोटर लिस्ट में कई खामियां हमने उजागर की, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। आपको हम ये बता दें कि तेजस्वी यादव ने दरअसल 2 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 1 तारीख को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाली थी चुनाव आयोग ने, सब राजनीतिक दलों को भी दी थी। तो उन्होंने कहा मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, मेरा खुद का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। कुछ ही मिनटों के अंदर चुनाव आयोग ने सफाई भी दे दी और बता भी दिया कि सच्चाई क्या है। उन्होंने ये कहा कि जो एपिक नंबर तेजस्वी दिखा रहे हैं वो एक दूसरा एपिक नंबर है, मतलब जिस नंबर से कार्ड बनता है, और तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है लेकिन दूसरे कार्ड से। अब चुनाव आयोग ने उनसे पूछा, अब आप बताइए कि ये दूसरा आपके पास वोटर आईडी कार्ड कहां से आया? तो इंतजार हो रहा था कि तेजस्वी कुछ बोले। आज 5 अगस्त हो गई, 2 का ये मामला था, तो इस पर तेजस्वी यादव आज बोले हैं। उन्होंने कहा हम जवाब देंगे। ये देखिए ना, जो है तो जवाब देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ। आईएएस ब्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा होगा छूटा है। कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है। वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। तो सवाल के जवाब में सवाल पूछ लिया तेजस्वी यादव ने। ये नहीं बताया कि उनको क्या कहना है अपने पास 2 वोटर आई कार्ड होने के आरोप को लेकर के। और अभी तक की उनकी पार्टी का रिएक्शन या उनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब खोजा जा रहा है अभी कि क्या बताएं, क्योंकि मामला क्रिमिनल हो अलग बात है कि भाई आपराधिक तरीके से किसी के पास 2 आई कार्ड किसी ने बनवा लिए, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी प्रक्रिया में चूक की वजह से भी 2 आई कार्ड बन गए, पहले आपका कहीं और किसी और पते पर था, फिर एक नए पते पर भी बन गया, तो भी ये एम्बैरेसिंग है कि बिहार में आरजेडी का नेता, इतनी बड़ी पार्टी का नेता, उसके पास 2 वोटर आई कार्ड है। समीर जी, देखिए, तेजस्वी यादव ने सोचा नहीं था कि वो जिस विषय पर पत्रकार लेकर चुनाव आयोग को एक्सपोज करने जा रहे हैं वो इतना बुरी तरीके से उनके ऊपर वापस पड़ने वाला है। 2 एपिक नंबर लेके, और चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 2020 का चुनाव, 2015 का चुनाव आप इस एपिक नंबर पर लड़े हो और आप कौन सा एपिक नंबर पत्रकार वार्ता में दिखा रहे हो? इस तरह से तो आपका कार्ड है नहीं। आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। अब वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा, चुनाव आयोग में गड़बड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ना, आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जहां आपको लगता है गड़बड़ी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट तो पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था। इसी मैटर पर आपको लगता है उनके पास जवाब होगा इसका? बिल्कुल नहीं होगा जवाब। अगर जवाब होता तो वो इतने देर इंतजार नहीं करते, वो तुरंत पत्रकार वार्ता लेते और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते। सोशल मीडिया पर वो कहते हैं, पार्टी के नेता और प्रवक्ता टीवी डिबेट पर इस बात को लिखते हैं। मुझे लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव को समझ में नहीं रहा है कि इस मामले को कैसा फेस करे। चुनाव आयोग के पास अब मुझे लगता है कि पूरा अधिकार है, वो तेजस्वी यादव को बुला सकता है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकता है, नोटिस उन्होंने दिया है। ये मैं पूछ रहा था, इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है? चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव आयोग पूछ सकता है कि आपने कार्ड कैसे बनवा लिया, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया, तमाम तरह की जानकारी चुनाव आयोग उनसे ले सकता है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले को लेकर कितना आगे बढ़ता है। तेजस्वी यादव की समस्या है कि अब तेजस्वी यादव के पास कोई जवाब नहीं है, जब चुनाव आयोग ने पूरा उनका जवाब एक्सपोज कर दिया। अभी तो चुनाव आयोग ने इनसे वो कार्ड मांगा है कि वो कार्ड हमको दीजिए। नहीं, और यह भी पूछा है कि बना है, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया। 4 प्रश्न भी उन्होंने पूछे कि आपके पास ये कब से आया था, जबकि जो हमने आपको एपिक नंबर दिया उस एपिक नंबर पे आप 2015 का और 2020 का चुनाव लड़ चुके हो। तो यह एपिक नंबर आपने पत्रकार वार्ता में कहां से दिखाया, ये आपने कहां बनवाया? अगर आपके पास ये भी था तो 2015 और 2020 में जिस एपिक नंबर पर आप चुनाव लड़े हो, उसके बाद आपने इसको विड्रॉ क्यों नहीं किया? इसकी जानकारी आपने चुनाव आयोग को क्यों नहीं दी? 8 प्रश्न पूछे और किसी में का जवाब आज तेजस्वी यादव देने की स्थिति में नहीं है। आज भी जब जवाब देने का मौका आया तो उन्होंने सवाल ही पूछा कि पहले इलेक्शन कमीशन हमारे सवालों के जवाब दे। यही बता रहा है, शायद उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि मुझे लगता है यदि ये ऐसा मसला होता सीधा साधा सा तो पहले जवाब दे देते। और अभी भी ये सही बनता है कि वो पहले अपना जवाब देते कि भाई ये है, गलती भी है, वो कहे कि भाई मेरे पास ये है, ऐसा कोई डबल तो यूज़ किया नहीं है मैंने,
कह दे इलेक्शन कमीशन को कि मैंने 2 बार तो यूज़ नहीं किया या 2 लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया है, तो बता दे वहाँ पर, और फिर कहे कि भाई मैंने आपका जवाब दे दिया, अब मेरे सवालों का जवाब सर, दीजिए। इसमें दूसरा बड़ा मैटर ये है जो और लेकिन फंसा सकता है embarrassing उनको हो कि गया उनके चुनाव लिए। आयोग ये कह रहा है कि जो आपने हमें कार्ड दिखाया वो नंबर हमारे दस्तावेज में है ही नहीं, हाँ, तो वो तो बताए उसका मतलब वो फेक है। तो वो फेक भी कहाँ से बना है, ये सब चीज़ें वो कहे कि भाई मैं इलेक्शन कमीशन बताएगा या मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन मुझे लगता है उनको पहले अपनी बात रखकर कहना चाहिए था कि इसी जवाब। इसने क्या कहा था तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव ने कहा था कि इपिक नंबर RAB 2916120, इससे मैं चुनाव लड़ा हूं और ये मेरा इपिक नंबर दिख नहीं रहा है। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि भाई RAB 045622228, इस इपिक नंबर से आप चुनाव लड़े, क्लियर हो जाएगा ना, यदि वो उससे दोनों लड़े कार्ड होंगे- आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपनी जी। नहीं, लेकिन वो तो उससे लड़े होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। पिछला इलेक्शन का होगा, वो तो यूज हुआ होगा ना, कार्ड को यूज करने का तो रिकॉर्ड रहता ही है, उस कार्ड का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। वो तो नॉमिनेशन में, हाँ, जब नॉमिनेशन में लिखा जाता नंबर है, लिखा जाता है ना, कार्ड नंबर लिखा जाता है, तो वो उसमें आप साफ हो वोटर जाएगा। हैं इस राज्य के तो कार्ड देना पड़ता है, तो उसमें नॉमिनेशन पेपर पे होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नॉमिनेशन एक कार्ड से हो जाए और अब वोट किसी दूसरे कार्ड नहीं, पर डाला तो है। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब संभव नहीं है। सौरभ, एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, तो तेजस्वी के साथ वो हो यही गई। कर दिया। मतलब उन्होंने जल्दबाजी में बिना जांच किए, बिना परखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एपिक नंबर का मुद्दा उठा दिया, और चुनाव आयोग ने तुरंत जांच की, उसमें पता लगा कि बात कुछ और है, और वो अब वो उनके गले पड़ गई बात, उन्हीं के आरोप। तो ये सही है, अगर वो मुद्दा नहीं उठाते, बजाय अपना मुद्दा उठाने किसी और को उठाते, तो शायद ये बात सामने भी बट नहीं सर आती। बात बड़ी अजीब सी है, गले नहीं उतरती, नहीं वो उतर रहे। इसीलिए हम सब वोट डालते हाँ, हैं। गले हम सब वोट डालते हैं। अब आप कोई अपना डॉक्यूमेंट जो है, जैसे आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या वोटर आई कार्ड, कोई अपने पर्स में रखता है, वॉलेट में रखता है, कोई घर में रखता होगा, लेकिन सबको मालूम है कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। अगर किसी के पास 2 हैं तो वो दोनों संभाल के रखेगा, ऐसा होने नहीं चाहिए, दोनों संभाल के रखेगा। दोनों संभाल के रखेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो इसका मतलब इससे ये भी लगता है शायद उनको मालूम ही नहीं था कि मेरे पास 2 आई कार्ड बने हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो ये भी कहते हैं कि मेरे को जानकारी नहीं है, मैंने तो ये एक ही इस्तेमाल किया है या दोनों की गलती है। स्वीकार करके माफी मांग देना। हाँ, वही कह रहा हूँ कि उसमें कोई ऐसी बोला कि मेरे से गलती हो गई या है। ये बोले कि भाई मैंने नहीं बनवाया ये। हाँ, मैंने नहीं बनवाया, या मुझे मेरे अधिकारी ने दिया है, कहाँ से आया मैं पता कर रहा हूँ। फिर वही बात, हो फिर गई है। वोट तो पिछली बार दूसरा कार्ड दिखा के डाले। 2 ये वो चुनाव उनको में पता ही नहीं होगा। 2020 में 2 वो चुनाव उनको में आप जानकारी दूसरे नहीं कार्ड से वोट होगी, डाल रहे हो। हो सकता है दोनों कार्ड उनके पास हों, क्योंकि दोनों कार्ड तो हैं ही उनके पास। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनके पास तो ये नंबर ही नहीं है, तो ये एक और अपने आप में घालमेल है कि अब खैर अब तेजस्वी 2 कार्ड जवाब होते तो दें समझ और में आ जाती ना फिर बात। चुनाव आयोग भी बताए, भाई ये मिस्ट्री ना बन जाए। हाँ। ऐसी कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की क्या हुआ। आगे आपको बिहार की अगली खबर बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और अब ये साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जितनी प्रतिज्ञाएं ले रखी थी पहले कि हम ऐसे शासन करेंगे और वैसे, अब चुनाव में वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके ये बताया है कि शिक्षक बहाली में हम डोमिसाइल पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया से उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति को टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 यानी TRE 4 से लागू किया जाएगा। बिहार में शिक्षकों की 70,000 भर्तियां होनी है, उससे पहले डोमिसाइल की नीति लागू होगी। इसके लिए छात्र प्रदर्शन भी कर रहे थे पहले। आरजेडी और प्रशांत किशोर की पार्टी भी डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग कर रही थी। सीधा सीधा मतलब डोमिसाइल नीति लागू हो गई तो अब एग्जाम में बैठेंगे तो वही बिहार के ही जो डोमिसाइल प्राप्त लोग हैं वही लोग एलिजिबल होंगे। सिंपल। रिजर्वेशन क्या होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि डोमिसाइल का मतलब 100% ये रिजर्वेशन ही हो गया। नहीं, मतलब वो 35% जैसे महिलाओं के लिए अभी उन्होंने किया था, तो कितना कर रहे हैं डोमिसाइल पॉलिसी में उन्होंने दे रखा होगा कि कितना रिजर्वेशन करना है। डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब 100% तो नहीं कर सकते आप किसी सरकार के नौकरियों में, कितना पर कितना परसेंट करेंगे ये देखना होगा। 80% तक गुड़गांव हरियाणा वगैरह में हाँ, किया था क्योंकि सरकार महिलाओं में अभी उन्होंने 35% किया। एक बार जरा कुछ बयान सुन लेते हैं। जहाँ तक बात है, इस बात को तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो है लागू जो है हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। और ये सरकार जो है, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है कर रही है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि माई बहन मान योजना का भी ये लोग जो है कॉपी कर रहे हैं। तो इनका अपना कोई विजन और रोड मैप है नहीं। और डोमिसाइल की बात है तो लगातार ये लोग जो है 20 साल से रहे हैं और हम सब लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार और नौकरी
बिहार में मिले। क्या 20 वर्ष से सोई हुई सरकार 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जन सुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब आज जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जन सुराज पिछले 3 साल से कह रही है। देखिए, जब बाकी नेता लोग कहने लगे कि ये तो हम मांग कर रहे थे, हमारा जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं इनके पास अपना कोई विजन ही नहीं है, हमने जो बातें कहीं उसी को चुरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि काम तो उन्होंने जो किया वो सही किया, पसंद आने वाला किया, लोगों को पसंद आएगा। पर तो ये प्रॉब्लम है। हाँ सर, आपको डेटा भी दे रहे थे। टोटल बिहार के सरकारी 85% डोमिसाइल होगा। बिहार सरकार में टोटल 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत है, जिसमें से 83,000 बाहर दूसरे राज्यों से शिक्षक है। और कहा जा रहा है कि अब ये जो लागू होगा इसके बाद बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दिया जाएगा। और ये 85 to 90% इसको लागू करने का सरकार ने वैसे कहीं भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो देश का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन अगर 85 से 90% अगर बिहार के स्थानीय लोगों को कर दिया जाएगा तो मतलब बिहार से पलायन रुकने की जो है समस्या है उस पर एक अंकुश लगेगा। अब अगली खबर बिहार से पॉलिटिकल खबर यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक यात्रा होने वाली थी जो टल गई है। बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इन दोनों नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। आपको याद है पीछे भी पिछले महीने इन्होंने एक बड़ी सभा की थी, थोड़ा मोर्चा सा निकाला था। 10 अगस्त से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा की डेट आगे बढ़ गई है। अब ये 17 अगस्त से शुरू होगी और इसके जरिए राहुल और तेजस्वी मतदाताओं के बीच जाएंगे। इस SIR ड्राइव में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं ये उनको बताया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी भी कर रहा है, 12-13 अगस्त को सुनवाई भी होनी है, तो फिर इस यात्रा में वो नया क्या बोलेंगे, या ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की डेट की वजह से बाद में याद आया हो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो उसके बाद ही करें हम। देखिए, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो बिहार में इस समय जो बाढ़ की स्थिति है वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वाला बता ही रहे हैं। तीसरा, शिबू सोरेन का जो अभी मृत्यु हुई है और हो सकता है वहाँ जो कार्यक्रम है उसमें राहुल गांधी ये लोग तेजस्वी जाएं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा है GMM। ये 3-4 कारणों में नहीं तो वो आज से तो नहीं होनी थी सर, वैसे आज तो यहाँ से कार्यक्रम होंगे ना उनके। एक बड़ा कारण है उसके पीछे सर, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी यात्रा के पहले कांग्रेस सीटों के बंटवारे पर हमसे सहमति कर ले। हमने जो कृष्णा अल्लवारू को जो प्रस्ताव दिया है सीटों को लेकर बिहार के अंदर, कांग्रेस अपने उस पर रुख साफ करे। 17 तक हो जाएगा बंटवारा सीटों का, 17 अगस्त तक के बंटवारा हो जाएगा। सहमति हो जाएगी कि हम 25 सीटों पर लड़ रहे हैं, 30 सीटों पे, सीटें तो बाद में बटेंगी ना। कांग्रेस की जो जिद है कि हमें कम से कम 90 सीटें चाहिए, सीटों का एक आंकड़ा बता दिया गया कि आपको इतने सीटें दी जाएगी। 17 अगस्त तक सहमति हो पाएगी। सहमति सीटों के आंकड़े में सहमति बनेगी। अब इस हाउस भी चल रहा है, ये भी कारण हो सकता है। इनके बैठ के हुई थी कृष्णा अल्लवारू ने जो कहा था सीटों को लेकर, तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई सीटों में सहमति बन जाए, सीटें किसको क्या मिलेगी ये बात की बात है। ये बैठ के चलती रहती है। चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं और गठबंधन भी चलते रहते हैं। ये सीटों पर फैसला, बंटवारा, सहमति सब चुनाव जब नजदीक आ जाएंगे तभी होगा। इतनी जल्दी कोई सहमति नहीं वजह जो भी हो, लेकिन अब ये है कि यही जोड़ी आपको दिखाई देगी बार बार लगातार बिहार में, तेजस्वी और राहुल गांधी बार बार लगातार तेज धार। ऐसा मानकर चलिए, पता नहीं अब अगली रैली में कन्हैया कुमार ऐसा मानकर चलिए होंगे कि नहीं होंगे, होंगे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। नहीं, कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ होगा कि भाई क्या क्या करना माले के नेता भी इसकी वजह से तो नहीं पोस्टपोन हुई। दीपांकर भट्टाचार्य रहेंगे। माले भी इनका एक अच्छा सहयोगी है। देखिए, माले एक ऐसा जो है उसका हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से लेके 15,000 20,000 वोट है। जहां उनका गढ़ है वहां तो लड़ते ही चुनाव, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में उनका इतना 2 लोकसभा सीट जीती है सर इस बार तो। अच्छा, आपको मैं अब एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसमें हमारे देश की 2 महिला नेताएं वो आमने सामने आ गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की और उन्होंने कहा कि विपक्ष राष्ट्र विरोधी ताकतों से प्यार करता है, भारत से नहीं करता। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये बातें दिल्ली विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर बहस के दौरान की। रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर पर इस बीच समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं, मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन, उनके एक बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने संसद में जो कुछ कहा था वो अपमानजनक है
और बात दरअसल ये थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी सर पार्लियामेंट के अंदर, तो जया जी ने खड़े होकर के ये प्रश्न उठाया था कि आपने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, क्योंकि सिंदूर तो उजड़ गया था। जिन महिलाओं के पति वहां मारे गए आतंकवादियों के हमले में, उनका तो मांग का सिंदूर उजड़ गया था, तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर जमता नहीं, ठीक नहीं है, ये सवाल उन्होंने उठाया था। उसका जवाब देते हुए एक तंज में और एक फिल्मी लाइन में इन्होंने कहा है रेखा गुप्ता जी ने कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। जया बच्चन जी वरिष्ठ सांसद हैं, बात करती हैं कि काल्पनिक लगती है ये सारी घटना। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ आज इस सदन के माध्यम से, अभिनय की कला अलग है और संसद की गरिमा अलग है। उनके द्वारा कहे हुए ये शब्द सीधा सीधा सेनाओं का अपमान है जब वो कहती हैं कि एक पूरा का पूरा दृश्य काल्पनिक लगता है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो सैनिक जो अपनी जान हथेली पे लेकर के सरहदों पे लड़ते हैं, वो उन्हें काल्पनिक लगता है। वो कहती हैं इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया। मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम, आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी राजनीति तो केवल आरोपों से चलती है और मोदी जी की साख जनता के भरोसे पे। सर मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। यू कैन रीड इट इन बुक्स, यू सी इट ऑन द स्क्रीन, कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स रियली सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का जो मारे गए। ये अब जया जी की ये रेखा गुप्ता जी का बयान जो है पहुंचेगा जरूर जया बच्चन के पास, और ये यकीन रखिए कि वो चुप नहीं बैठेंगी, इसमें कोई शक नहीं। और क्योंकि उन्होंने ये और कह दिया है कि आप तो फिल्मी दुनिया में रहने वाली लोग हैं, मैं फिल्म की लाइन से आपको जवाब देती हूँ, ये बातें उनको और चुपती हैं कि भाई बहुत टची है वो। अब फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कोई भी बात अगर कह दी जाती है। उसे संजय सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने तुरंत बोला, संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को फिल्मी सितारों से मिलने का समय है, इस तरह की बात कही तो तुरंत उन्होंने जया जी ने टोका। और घनश्याम तिवाड़ी जी चेयर पर थे, उन्होंने कहा जया जी को एतराज है, तो उन्होंने पूछा क्या एतराज है, उन्होंने कहा कि आपने जो फिल्मी सितारों का जिक्र किया बड़े डेरोगेटरी अंदाज में किया है, तो ठीक नहीं है। और संजय सिंह ने फिर उसको अब लेकिन ये रेखा जी का जवाब बनता था क्या उनकी? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रेखा जी के लिए कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, उसमें तो ये अलाउड नहीं है कि जो आदमी आपके हाउस में नहीं है उसका नाम आप लें, और वो तो दूसरे हाउस की चर्चा आप करें। हाँ, दूसरे हाउस मतलब नहीं, दूसरे हाउस नहीं, दूसरे हाउस की चर्चा का मतलब ही वो है कि आप उस आदमी का नाम नहीं ले सकते जो आपका जवाब उस हाउस में नहीं दे सकता। तो यदि उनको चर्चा भी करनी थी तो कह देते कि भाई ऐसी चर्चा हो रही थी कि हाउस में। नहीं तो आज अगर वो चाहे तो केजरीवाल जी पे नहीं बोल सकती? केजरीवाल जी पर तो बोल सकती है, केजरीवाल जी के लिए तो वहां पर बैठे हुए लोग, केजरीवाल जी भी आज हाउस के मेंबर नहीं है, इसलिए मैं नाम लेकर नहीं बोल सकती। अच्छा। नॉर्मली ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में है कि नाम लेकर नहीं बोला। अच्छा, ये तो चलिए एक टेक्निकलिटी हो गई। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जो जया जी का स्टेटमेंट था उस पर आपको लगता है कि इनका जो जवाब आना चाहिए वो अच्छा था, जवाब है, पॉलिटिकल जवाब है, ठीक है, वो सटीक जवाब है, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी है, और वो ठीक से जवाब उन्होंने उनको दिया है जया जी को। तंज भी है, तंज है वो, और कुछ ऐसा नहीं है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, अभी तो ये सरकार पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी ऑपरेशन सिंदूर, विधानसभा में भी कर रहे हैं आप। ठीक है, विधानसभा जिनकी है वो चर्चा वहाँ कर रहे हैं। लेकिन आपने अच्छा शुरुआत में इस पर मैं आऊँगा समीर जी के पास, लेकिन आपने शुरुआत में देखा एक टिप्पणी जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने की थी आज सुबह कि हाउस नहीं चल रहा, ये तो बड़ी दुर्बल सरकार है। दुर्बलता का निशान, ये दुर्बलता की निशानी है कि आप सदन ही नहीं चला पा रहे हैं, तो और काम आप क्या करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर हम मांग रहे थे, आपने पहले अलाउ नहीं किया डिस्कशन, फिर आप मान गए तो डिस्कशन हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही हम अब ये SIR पर डिस्कशन मांग रहे हैं,
आप उसके लिए भी नहीं तैयार हो रहे हैं, क्या दिक्कत है अगर डिस्कशन करा दें तो? देखिए, संसद सरकार तो चाह रही है कि पार्लियामेंट चले, विपक्ष किस तरीके से होल्ला कर रहा है लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर, तो क्या प्रियंका गांधी ये चाहती है कि भैया सरकार दुर्बल है तो सरकार फिर अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, मार्शल को बुलाए और जो उधम कर रहे हैं, जो वेल के अंदर आ रहे सारे सांसदों को बाहर कर दे और सरकार फिर अपने आराम से जब बात करें मांग का जवाब धमकी नहीं, वो कहीं चला नहीं पा रही सरकार। तो सरकार तो अभी लोग आपकी पूरी बातों को सम्मान कर रही है, आप नहीं चलने दे रहे और सरकार एडजॉर्न कर रही है। सरकार अगर चाहेगी तो सरकार को बिल्कुल समय नहीं लगेगा।